नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पौधों की दुनिया में, यानी प्लांट किंगडम में। हमारे पास कुछ नोट्स और तस्वीरें हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। तो आज का मिशन है इस हरे भरे संसार का जो वर्गीकरण है उसे समझना, और जो मुख्य ग्रुप्स हैं जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनकी क्या खासियतें हैं और उनकी जिंदगी कैसे चलती है, मतलब उनके जीवन चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं पौधों की इस दिलचस्प कहानी को खोलना। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। 1969 में विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल। मनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। और आज हम प्लांटी यानी पौधों पर ही फोकस करेंगे। ये पौधे तो मतलब हर जगह मिलते हैं, पानी में, जमीन पर। इनकी बनावट, पोषण, जनन, सब में बहुत विविधता है। बिल्कुल। और इसी विविधता को समझने के लिए हम इन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं। एक पुराना तरीका था क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे में बांटना। क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे, ये क्या है? क्रिप्टोगैमे मतलब वो पौधे जिनके जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छिपे हुए होते हैं, आसानी से दिखते नहीं। जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा। और फेनरोगैमे वो हैं जिनमें जनन अंग साफ साफ दिखते हैं, विजिबल होते हैं। जैसे फूल? हाँ, जैसे फूल वाले पौधे यानी एंजियोस्पर्म, या फिर जिम्नोस्पर्म जिनमें कोन लगते हैं, जैसे पाइनस, साइकस, नीम, आम, ये सब फेनरोगैमे हैं। ओके, तो ये छिपा हुआ और दिखने वाला फंडा है। हाँ, और भी तरीके हैं ग्रुप करने के जो उनके विकास को दिखाते हैं। जैसे स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। हाँ, स्पर्मा मतलब बीज, तो ये बीज बनाने वाले पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, बीज वाले पौधे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकिया मतलब ट्यूब या पाइप। ये वो पौधे हैं जिनमें पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। अच्छा, वो जाइलम और फ्लोएम वाली पाइपलाइन। बिल्कुल। सोचिए, बिना पाइप के पानी या खाना ऊपर तक कैसे जाएगा? हाँ, सही बात है। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब ट्रेकियोफाइटा हैं। शैवाल और ब्रायोफाइटा में ये सिस्टम नहीं होता। ये पाइपलाइन वाला पॉइंट तो जरूरी लगता है जमीन पर टिके रहने और बड़े होने के लिए। एकदम सही। और एक और टर्म है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब भ्रूण वाले पौधे। हाँ, ये वो पौधे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, वो सीधे नए पौधे में नहीं बदलता, बल्कि पहले वो माइटोसिस से डिवाइड होकर एक मल्टी सेल्यूलर भ्रूण, एम्ब्रियो बनाता है। अच्छा। ये भ्रूण कुछ समय तक पेरेंट प्लांट से पोषण लेता है। ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक सभी पौधे एम्ब्रियोफाइट हैं। और शैवाल? ज्यादातर शैवाल में ऐसा नहीं होता। उनमें जाइगोट में सीधे मियोसिस हो जाता है। तो ये भ्रूण बनना भी एक तरह का अडेप्टेशन था जमीनी जीवन के लिए। बिल्कुल। भ्रूण को सुरक्षा और पोषण मिलता है ना, मतलब क्लासिफिकेशन सिर्फ नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पौधों ने कैसे स्टेप बाय स्टेप नई चीजें विकसित की। चलिए अब जरा इनके जीवन चक्रों पर आते हैं। सुना है इनमें पीढ़ियों का कुछ अदल बदल होता है? हाँ बिल्कुल। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पौधों की लाइफ साइकिल में 2 मेन स्टेज या पीढ़ियां होती हैं। एक है गैमेटोफाइट पीढ़ी। ये अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है, मतलब क्रोमोसोम का एक सेट। इसका काम है गैमीट बनाना। ओके, गैमीटोफाइट N जो गैमीट बनाती है। और दूसरी है स्पोरोफाइट पीढ़ी। ये द्विगुणित यानी डिप्लॉइड 2N होती है, क्रोमोसोम के 2 सेट। इसका काम है मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना। ठीक है, स्पोरोफाइट 2N जो स्पोर्स बनाती है। अब इन दोनों में से कौन सी पीढ़ी ज्यादा प्रभावी है, डोमिनेंट है, इसी आधार पर 3 तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न मिलते हैं। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है अगुणितक या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें गैमेटोफाइट पीढ़ी N ही मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब वो हरी भरी, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, मुख्य पौधा गैमीटोफाइट ही होता है। हाँ, और स्पोरोफाइट पीढ़ी बस एक सेल स्टेज होती है, जाइगोट 2N। इस जाइगोट में फौरन मियोसिस हो जाता है और हैप्लॉइड N स्पोर्स बन जाते हैं, जो फिर से गैमेटोफाइट बना देते हैं। मतलब कोई बड़ा मल्टीसेल्यूलर स्पोरोफाइट नहीं होता इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न ज्यादातर शैवालों में मिलता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वोल्वॉक्स। यानी ज्यादातर जिंदगी N अवस्था में ही बीतती है। ओके, और दूसरा पैटर्न? दूसरा है द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ये हम जैसे जीवों में और सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। अच्छा, ये हम लोगों जैसा है। हाँ, इसमें स्पोरोफाइट पीढ़ी 2n डोमिनेंट होती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, बड़ी, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट। और गैमेटोफाइट पीढ़ी बहुत रिड्यूस्ड होती है, कुछ ही सेल्स की, और पोषण के लिए स्पोरोफाइट पर निर्भर करती है। जैसे जैसे परागकण नर गैमेटोफाइट है या भ्रूणकोश मादा गैमेटोफाइट है। ये बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि फ्यूकस नाम का एक शैवाल भी यही पैटर्न दिखाता है। हाँ, फ्यूकस एक अपवाद है शैवालों में। तो ये पहले वाले का एकदम उल्टा है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट। और तीसरा है अगुणित द्विगुणित या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें गैमेटोफाइट N और स्पोरोफाइट 2N दोनों ही पीढ़ियां मल्टी सेल्यूलर होती हैं। अक्सर दोनों फ्री लिविंग भी हो सकती हैं। दोनों मल्टी सेलुलर? फिर प्रभावी कौन होता है? हाँ, यहीं पर अंतर आता है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट पीढ़ी प्रभावी होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जबकि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट पीढ़ी प्रभावी होती है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अच्छा, तो दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है पर डोमिनेंस अलग-अलग है। बिल्कुल, ये पीढ़ी का प्रभुत्व बदलना, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डोमिनेंट होना, पौधों के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम था। ये पीढ़ियों का अदल बदल समझना तो वाकई जरूरी है। चलिए अब इन ग्रुप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं शैवाल यानी एल्गी से। पानी में जो हरी काई दिखती है वो यही है ना? हाँ, ज्यादातर शैवाल पानी में ही मिलते हैं। तालाब, नदी, झील, समंदर, हर तरह के पानी में। कुछ नम मिट्टी, लकड़ी, बर्फ पर भी उगाते हैं, और कुछ तो पार्टनरशिप में भी रहते हैं। पार्टनरशिप में? जैसे लाइकेन में फंगस के साथ, या स्लॉथ भालू के बालों पर भी हरे शैवाल उगते हैं। अरे वाह! और इनकी बनावट कैसी होती है? इनकी बॉडी थैलस यानी थैलॉइड कहलाती है, मतलब असली जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ नहीं होता है। ये एक सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे क्लैमिडोमोनास जो तैरता है। हाँ, या क्लोरेला जो तैरता नहीं। कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। कुछ धागे जैसे फिलामेंटस, जैसे स्पाइरोगायरा। और कुछ तो बहुत विशाल हो सकते हैं, जैसे केल्प। केल्प? कितना विशाल? 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं समंदर में। 100 मीटर? सच में? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, तो साइज में बहुत विविधता है। और इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, सेल वॉल वगैरह? ये यूकैरियोटिक है। सेल वॉल अलग-अलग शैवाल गुट में अलग-अलग चीजों की बनी होती है। सेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टिन्स, मैनल, एल्गिन, कैरागिन। जैसे हरे शैवाल में सेलुलोज और पेक्टिन, भूरे शैवाल में सेलुलोज और एल्गिन, लाल शैवाल में सेलुलोज, पेक्टिन और कैरागिन। अच्छा। और इनमें रंग अलग-अलग क्यों होते हैं? हरा, भूरा, लाल? वो क्लोरोफिल ए तो सब में होता है, लेकिन उसके साथ जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल बी होता है, भूरे शैवाल में क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन होता है, जो उन्हें भूरा रंग देता है। और लाल शैवाल में? लाल शैवाल में क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रीन होता है, जिससे वो लाल दिखते हैं। ये पिगमेंट्स उन्हें पानी में अलग अलग गहराई पर फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। और खाना किस रूप में स्टोर करते हैं? वो भी अलग अलग। हरे शैवाल स्टार्च के रूप में, अक्सर पायरिनॉइड्स नाम की संरचनाओं में। भूरे शैवाल लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में। और लाल शैवाल फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो ग्लाइकोजन जैसा होता है। काफी विविधता है इनमें। जनन कैसे करते हैं? 3 तरीकों से। कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे बॉडी के टुकड़े होकर। फ्रेगमेंटेशन? हाँ। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स से। ये स्पोर्स तैरने वाले जू स्पोर्स या न तैरने वाले एप्लामस स्पोर हो सकते हैं। और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट्स के फ्यूजन से। लैंगिक जनन भी अलग अलग तरह का। हाँ, 3 तरह का। इस संयुग्मकी, एसोगैमस, जिसमें दोनों गैमीट एक जैसे दिखते और होते हैं। असंयुग्मकी, एनीसागैमस, जिसमें गैमीट साइज या व्यवहार में अलग होते हैं। और विषम युग्मकी, ऊगैमस, जिसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एग है और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट होता है। ये सबसे एडवांस्ड माना जाता है। बाप रे, जनन में भी कितनी वैरायटी है। अच्छा, इनका हमारे लिए क्या महत्व है? क्यों पढ़ें हम इनके बारे में? अरे बहुत ज्यादा महत्व है। सबसे पहली बात, पृथ्वी पर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका लगभग आधा हिस्सा शैवाल ही करते हैं। आधा? हाँ। मतलब दुनिया की आधी ऑक्सीजन इनसे आती है? हाँ, करीब करीब। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा कई शैवाल खाए जाते हैं,
जैसे पोरफायरा, जिससे नोरी शीट बनती है सुशी के लिए, लैमिनेरिया, सरगैसम। अच्छा, इन्हें खाते भी हैं? बिल्कुल, और इनसे कुछ खास पदार्थ मिलते हैं, जैसे भूरे शैवाल से एल्गिन और लाल शैवाल से कैरागीन। ये हाइड्रोकोलॉइड हैं, मतलब पानी सोखते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आइसक्रीम, जेली, सॉस, टूथपेस्ट जैसी कई चीजों में थिकनिंग एजेंट या स्टेबलाइजर के तौर पर। और लाल शैवाल जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर मिलता है। अगर वो लैब वाला? हाँ, लैब में बैक्टीरिया कल्चर करने के लिए, मीडियम बनाने में और जेली पुडिंग बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और क्लोरेला, स्पिरुलिना जैसे एक कोशिकीय शैवाल तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। इन्हें स्पेस ट्रैवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले जाते हैं। सुपर फूड है ये। अरे वाह, ये तो सच में बहुत काम के हैं। पानी में रहने वाले ये छोटे पौधे इतने महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, शैवाल के बाद कहानी में कौन आता है? वो जो पानी से जमीन की तरफ बढ़ने लगे? हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं ब्रायोफाइटा। इनमें लिवरबर्ड्स और मॉस आते हैं। ब्रायोफाइटा? हाँ, इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं ना? एकदम सही। हाँ। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उभयचर क्यों? क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं, खासकर नम छायादार जगहों पर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है। इनके मेल गैमीट्स तैरकर फीमेल गैमीट तक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक रहता जमीन पर है पर अंडे पानी में देता है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से जमीनी नहीं बन पाए। इनकी बॉडी कैसी होती है? शैवाल से ज्यादा विकसित। हाँ, शैवाल से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है बॉडी। या तो थैला जैसी होती है लिवरबर्ड्स में, या उसमें तने जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं होती है मॉस में। पर ध्यान रहे, ये असली जड़, तना, पत्ती नहीं है। इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। जड़ की जगह क्या होता है? जड़ की जगह मूलाभास यानी राइजॉइड्स होते हैं। ये धागे जैसे होते हैं जो इन्हें मिट्टी या चट्टान से चिपकाए रखते हैं। ये पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में ज्यादा मदद नहीं करते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल में कौन सी पीढ़ी प्रभावी होती है? इनकी लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट एन होती है, हैप्लॉइड। अच्छा, शैवाल की तरह? नहीं, शैवाल में तो हैप्लॉन्टिक थी ज्यादातर। हाँ, पर यह हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। लेकिन डोमिनेंट पीढ़ी गैमेटोफाइट है। जो हरा पौधा हम देखते हैं वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट 2n पीढ़ी गैमेटोफाइट पर ही उगती है और उसी पर निर्भर रहती है पोषण के लिए। वो ज्यादा बड़ी नहीं होती। स्पोरोफाइट निर्भर है गेमेटोफाइट पर, ठीक है। और इनमें जनन कैसे होता है? पानी की भूमिका क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से या कुछ खास संरचनाओं से होता है, जैसे लिवरबर्ड्स में जेमा कप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जिनके चारों ओर एक जैकेट लेयर होती है सुरक्षा के लिए। मेल ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, जिसमें तैरने वाले मेल गैमीट एंथ्रियोजॉइड्स बनते हैं। फीमेल ऑर्गन आर्चिगोनियम कहलाता है, जो फ्लास्क जैसा होता है और उसमें एक एग सेल होता है। और फिर पानी का रोल आता है। हाँ, एंथेरियोजॉइड्स पानी में तैरकर आर्किगोनियम के मुंह तक पहुंचते हैं और अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज करते हैं। पानी की पतली परत भी काफी होगी शायद। हाँ, ओस या बारिश की बूंदें भी काफी होती हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट 2n बनता है, जो गेमेटोफाइट पर ही विकसित होकर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट में आमतौर पर 3 भाग होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स n बनते हैं। ये स्पोर्स हवा से बिखरते हैं और नमी मिलने पर अंकुरित होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। लिवरवर्ट में सीधे, मॉस में पहले एक फिलामेंटस स्टेज प्रोटोनेमा बनती है, फिर उससे पौधा। समझ गई। तो पानी के बिना इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। इनका कोई आर्थिक महत्व है मॉस वगैरह का? हाँ, कुछ है। सीधे तौर पर भोजन के रूप में तो कम, पर इकोलॉजी में इनका बड़ा रोल है। स्फैग्नम नाम का एक मॉस है, जिसे पीट मॉस भी कहते हैं। ये सूखकर पीट बनाता है, जो पुराने जमाने में ईंधन की तरह इस्तेमाल होता था। अच्छा, पीट मॉस। हाँ, और इसकी पानी सोखने की क्षमता गजब की होती है। इसलिए इसे नर्सरी में, पौधों की पैकिंग में या मिट्टी में मिलाकर उसकी नमी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो उपयोगी है। और मॉस और लाइकेन नंगी चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाले जीव होते हैं। ये चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इन्हें पायोनियर स्पीशीज कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ये मिट्टी पर एक परत बना लेते हैं, जिससे बारिश में मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है ये। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर कदम तो रखा, पर पानी पर निर्भरता बनी रही
और वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं थे। अगला बड़ा कदम किसने उठाया? वो पाइपलाइन वाले पौधे। बिल्कुल। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। इनमें फर्न, हॉर्सटेल, सेलाजेनेला जैसे पौधे आते हैं। ये पहले असली जमीनी पौधे माने जाते हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम विकसित हो गए थे। अच्छा, तो ये ट्रैक्योफाइट ग्रुप के पहले सदस्य हुए। हाँ, वैस्कुलर टिश्यू आने से ये पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक और बने हुए खाने को पत्तियों से नीचे तक कुशलता से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इसी वजह से ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा बड़े हो सके और जमीन पर ज्यादा सफलतापूर्वक फैल सके। ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये सूखी जगहों पर रह सकते हैं? ज्यादातर ये भी ठंडी, नम, छायादार जगहों पर ही मिलते हैं। कुछ रेतीली मिट्टी में भी उगते हैं। पूरी तरह सूखी जगहों के लिए ये अभी भी उतने अनुकूलित नहीं थे। और इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी पीढ़ी होती है? यहां बदलाव आता है। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट 2N होती है। अच्छा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया। हाँ, और ये स्पोरोफाइट असली जड़, तना और पत्तियों में डिफरेंशिएटेड होता है। पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल कहते हैं, जैसे सेलाजिनेला में, या बड़ी और जटिल भी हो सकती हैं, जिन्हें मैक्रोफिल कहते हैं, जैसे फर्न में। पत्तियों पर या खास तरह की पत्तियों पर, जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानियां लगती है। स्पोरेंजिया, जिनमें स्पोर्स बनेंगे। हाँ, इन स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स N बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में ये स्पोरोफिल इकट्ठे होकर एक कोन जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे स्ट्रोबिलिस कहते हैं, जैसे सेलाजिनेला और इक्विसेटम में। ठीक है, स्पोर्स बन गए, अब आगे क्या? गैमेटोफाइट कैसा होता है? स्पोर्स जमीन पर गिरकर अंकुरित होते हैं और एक छोटा, हरा, ज्यादातर दिल के आकार का इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसे प्रोथैलिस कहते हैं। प्रोथैलिस? ये इंडिपेंडेंट होता है? हाँ, ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन ये बहुत छोटा और नाजुक होता है। इसे उगने के लिए नम और छायादार जगह चाहिए। इसी प्रोथैलिस पर मेल एंथेरिडियम और फीमेल आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या अब भी पानी चाहिए? हाँ, यहीं पर इनकी सीमा आ जाती है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी अब भी जरूरी है ताकि मेल गेमीट तैरकर एग तक पहुंच सकें। ओह, तो पानी पर निर्भरता अभी भी है। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2N बनता है, जो प्रोथैलस पर ही विकसित होकर नया स्पोरोफाइट पौधा बना देता है। तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, पर स्पोरोफाइट पीढ़ी डोमिनेंट है। अच्छा, इनमें एक और खास बात सुनी थी मैंने, होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। मतलब वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, जो एक ही तरह का प्रोथैलस बनाते हैं, जिस पर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल, लग सकते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सेलाजिनेला और सैल्विनिया हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी अलग-अलग स्पोर्स। हाँ, ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। छोटे स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, जो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और बड़े स्पोर्स, मेगास्पोर्स, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसका क्या महत्व है? ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम था। यहीं से बीज बनने की शुरुआत हुई। हेट्रोस्पोरी को सीड हैबिट का प्रीकर्सर यानी पूर्वगामी माना जाता है। सीड हैबिट कैसे? क्योंकि हेट्रोस्पोरस पौधों में फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही बना रहता है, कम से कम कुछ समय के लिए। फर्टिलाइजेशन भी वही होता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो का शुरुआती विकास भी उसी सुरक्षित फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। अच्छा, तो भ्रूण को ज्यादा सुरक्षा मिली। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसा बीज वाले पौधों में होता है, लेकिन इनमें असली बीज नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इनके मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर बनता है, के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, इंटेग्यूमेंट नहीं होती जो बीज में होती है, और इनमें डॉर्मेंसी यानी प्रसुप्ति अवस्था भी नहीं होती। तो बीज की नींव यहाँ रखी गई। वाह! तो टेरिडोफाइट्स ने वैस्कुलर टिश्यू दिए और बीज की तरफ पहला कदम बढ़ाया। अब कहानी बीज वाले पौधों की तरफ बढ़ रही है, जिम्नोस्पर्म। सही पकड़ा। अगला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज। ये वो पौधे हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन वो किसी ओवरी वॉल या फल के अंदर बंद नहीं होते। वो एक्सपोज्ड होते हैं, नग्न होते हैं,
आमतौर पर कोन्स की सतह पर। अच्छा, नग्न बीज वाले पौधे? जैसे पाइन, चीड़, साइकस, देवदार, सिड्रस। जिंको? ये ज्यादातर मध्यम या लंबे पेड़ होते हैं या झाड़ियां। इनमें स्पोरोफाइट 2n पीढ़ी और भी ज्यादा डोमिनेंट होती है। असली जड़, तना, पत्तियां सब होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं? ज्यादातर मूसला जड़ें होती हैं। कुछ में सहजीवी संबंध भी होते हैं, जैसे पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा फंगस के साथ। साइकस की जड़ों में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा। और तना पत्तियां पल या कंपाउंड हो सकती हैं। कई जिम्नोस्पर्म में पत्तियां चरम जलवायु, ठंड, सूखा, हवा सहने के लिए अनुकूलित होती हैं, जैसे पाइनस की सुई जैसी पत्तियां। इनका सरफेस एरिया कम होता है, क्यूटिकल मोटी होती है, स्टोमेटा धसे हुए होते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। ये तो अडैप्टेशंस है मुश्किल हालात के लिए। हाँ। और इनके जनन में क्या खास है? क्या इन्हें भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए? नहीं, यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर निर्भरता खत्म कर दी। कैसे? ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। इनमें मेल और फीमेल कोन्स अलग अलग बनते हैं। ज्यादातर मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगती हैं। इनमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो विकसित होकर परागकण यानी पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन ही बहुत रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, जिन पर ओव्यूल्स बीजांड लगे होते हैं। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा मेगास्पोर बनता है। ये मेगास्पोर विकसित होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जिसमें एक या ज्यादा आर्किगोनिया एग के साथ होते हैं। और परागण कैसे होता है? परागण पॉलिनेशन ज्यादातर हवा से होता है, एनिमोफिली। पोलन ग्रेन हवा से उड़कर ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं। फिर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है, जो मेल गैमेट्स को लेकर सीधे आर्किगोनियम में एग सेल तक पहुंचती है। पोलन ट्यूब, तो पानी की जरूरत नहीं रही तैरने के लिए। जाइगोट 2n बनता है, जिससे एम्ब्रियो विकसित होता है और पूरा ओव्यूल बीज में बदल जाता है। और ये बीज नग्न रहता है? हाँ, और इनके बीज में जो भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म होता है, जो भ्रूण को पोषण देता है, हाँ। वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही फीमेल गैमेटोफाइट से बन जाता है। इसलिए वो हैप्लॉइड एन होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड एन होता है, ये याद रखना होगा। हाँ, ये एंजियोस्पर्म से एक बड़ा अंतर है। इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। कमाल है। पानी पर निर्भरता खत्म, बीज का बनना, ये तो जमीन पर राज करने वाले गुण लगते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा सफल ग्रुप एक और है ना? हाँ। कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कौन है वो? फूलों वाले पौधे। एकदम सही। पौधों के एवोल्यूशन का शिखर एंजियोस्पर्म यानी पुष्पी पादप। एंजियो मतलब ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज। इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित बंद रहते हैं। हल के अंदर? हाँ, ये आज पृथ्वी पर पौधों का सबसे बड़ा, सबसे विविध और सबसे सफल समूह है। छोटे से घास के पौधे से लेकर विशाल बरगद के पेड़ तक सब एंजियोस्पर्म है। हर तरह के हैबिटेट में मिलते हैं ये। इनकी सफलता का राज क्या है? फूल और फल? बिल्कुल, फूल इनकी यूनिक रिप्रोडक्टिव संरचना है। ये असल में मॉडिफाइड शूट है, जिसकी पत्तियां मॉडिफाई होकर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल बनाती हैं। रंगीन पंखुड़ियां, खुशबू, नेक्टर, ये सब कीट पतंगों, पक्षियों, चमगादड़ों जैसे पॉलिनेटर्स को आकर्षित करते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन के लिए जानवरों का इस्तेमाल। हाँ, इससे पॉलिनेशन ज्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट हो जाता है, हवा पर निर्भर रहने की तुलना में। हालांकि हवा से भी होता है कई में। स्टेमन, पुंकेसर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। कार्पेल या पिस्टल फीमेल पार्ट है, जिसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, आमतौर पर सिर्फ 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला। 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन, सुना है इनमें कुछ डबल होता है। हाँ, एंजियोस्पर्म का सबसे अनोखा और डिफाइनिंग फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, ये क्या है? पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक 2 मेल गैमीट लेकर आती है। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, इसे सिंगैमी कहते हैं, और डिप्लॉयड 2n जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा। ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ। दूसरा मेल गैमेट? दूसरा मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के सेंटर में मौजूद सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है। इस सेंट्रल सेल में आमतौर पर 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो मेल गैमीट N प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई
N+N मिलकर एक ट्रिप्लॉइड 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाते हैं। ट्रिप्लॉइड 3N, जिम्नोस्पर्म भी तो N था। हाँ, यही डबल फर्टिलाइजेशन है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। ये PEN विकसित होकर एंडोस्पर्म बनाता है जो भ्रूण को पोषण देगा। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3N होता है, इसका क्या फायदा? ये ज्यादा पोषक माना जाता है और ये बनता भी तभी है जब फर्टिलाइजेशन सिंगेमी सफल हो जाए, तो रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज में बदल जाता है और ओवरी फल में बदल जाती है। फल जो बीजों को प्रोटेक्ट करता है और फैलाने में मदद करता है। हाँ, फल जानवरों को आकर्षित करते हैं, वो फल खाते हैं और बीज कहीं और जाकर गिरा देते हैं। ये डिस्पर्सल का बहुत एफिशिएंट तरीका है। इनका लाइफ साइकिल भी डिप्लॉन्टिक है। वाह, फूल, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, फल, ये तो सफलता का पूरा पैकेज लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इतने सफल हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, शैवाल से एंजियोस्पर्म तक, क्या मुख्य बातें या ट्रेंड्स दिखते हैं? हाँ, कुछ मेजर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स साफ दिखते हैं। पहला, पीढ़ी का प्रभुत्व बदलना। गैमेटोफाइट डोमिनेंट शैवाल ब्रायो से स्पोरोफाइट डोमिनेंट टेरिडो जिम्नो एंजियो होना। स्पोरोफाइट पीढ़ी ज्यादा जटिल होती है और जमीनी जीवन के लिए बेहतर अनुकूलित है। हाँ, ये देखा हमने। दूसरा, वैस्कुलर टिश्यू का विकास टेरिडोफाइटा से शुरू हुआ, जिसने पौधों को बड़ा होने और जमीन पर प्रभावी होने में मदद की। वो पाइपलाइन। तीसरा, पानी पर निर्भरता का कम होना, खासकर फर्टिलाइजेशन के लिए। पोलन ट्यूब का विकास जिम्नो और एंजियो में एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, पानी से आजादी। चौथा, बीज का विकास जिम्नोस्पर्म में शुरू हुआ। बीज ने भ्रूण को प्रोटेक्शन, पोषण और डिस्पर्सल का साधन दिया। सुरक्षित भविष्य। और पांचवा, फूल और फल का विकास एंजियोस्पर्म की खासियत। इसने पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल को और भी एफिशिएंट बना दिया। साथ में डबल फर्टिलाइजेशन और 3N एंडोस्पर्म। तो ये थी पौधों की विकास यात्रा, सरल जलीय जीवन से जटिल स्थलीय जीवन की ओर। हर ग्रुप ने कुछ नया जोड़ा, कुछ पुरानी बाधाएं पार की। बिल्कुल, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये विकास लगातार चल रहा है। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म और उनके पॉलिनेटर्स जैसे कीट, पक्षी या सीड डिस्पर्सर्स जानवर के बीच एक गहरा रिश्ता है। ये सहविकास, कोएवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? एक ने दूसरे को कैसे प्रभावित किया? हाँ, यहाँ पर आज के बदलते पर्यावरण में, क्लाइमेट चेंज के दौर में, इन अलग अलग पादप समूहों पर क्या असर पड़ेगा? क्या शैवाल या ब्रायोफाइटा ज्यादा संवेदनशील होंगे या जिम्नोस्पर्म? कौन बेहतर तरीके से अडाप्ट कर पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि पौधों की इस दुनिया को समझना न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए भी जरूरी है। और इसमें जानने और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।